हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखेंगे हम, अलग अलग स्पीसीज़ में किस तरह का होता है। राइट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? तो देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सबसे जो मानी हुई थ्योरी है या सबसे सेटिस्फैक्टरी थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी ही है। तो इसमें हमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि यूनिवर्स किस तरह से क्रिएट हुआ, कैसे इसकी ओरिजिनेशन हुई। तो शुरुआत में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सा, कह सकते हैं कि बादल की तरह कुछ था, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे और जब उनमें काफ़ी भगदड़ मच गई तो बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ, वो फट गया और तब जाके जो पूरे ब्रह्मांड का, गैलेक्सीज़ का, हमारी अर्थ का, है ना, इस सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। तो ये सब कहा जाता है कि आज से कम 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो हमारा ब्रह्मांड आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था। उसके बाद अब यहाँ पे काफ़ी ऐसे प्राणी हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो इनमें एवोल्यूशन हुई, मतलब कि पहले वो किसी और तरह से रहते थे या दिखते थे और अब वो किसी और तरह के हैं। तो इनमें एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात हुई है। अब ये क्या है? तो देखिए, सबसे पहले डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जो भी एनिमल्स हैं, राइट, जैसे कि चीता है या शेर है, इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं, इनमें सब में 4 लिम्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाथ हैं, टांगे हैं, उस तरह जानवरों के पास भी 4 टांगे हैं, है ना। तो ये क्या है, 4 लिम्स हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर अगर इनका देखें तो सिमिलर हैं, राइट। तो जैसे कि इनके अंदर क्या पाया जाएगा, इनके अंदर भी वही बोन्स पाई जाएंगी जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ह्यूमरस होगी, रेडियस होगी, जैसे कि यहाँ लिखा है, अल्ना होगी, कार्पल्स होंगे, मेटाकार्पल्स होंगे, फ्लेंजिस होंगे। तो ये सारी क्या है, 4 लिम्स की बोन्स हैं या पार्ट्स हैं। तो ये सभी की सभी 4 लिम्स में मिलती हैं और ये क्या है, स्ट्रक्चर में सेम है, लेकिन अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग नीड्स के चलते उन्हें डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसी एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा गया है। ये स्ट्रक्चर जो दिखने में सेम है, इन्हें होमोलोगस कहा जाता है। और होमोलोगी क्या इंडिकेट करती है, कॉमन एंसेस्टर्स को इंडिकेट करती है कि हम लोगों के एंसेस्टर्स हो सकता है कॉमन ही हो, राइट। अब जैसे जानवर हैं, वो अपने चारों टांगों का इस्तेमाल भागने, दौड़ने के लिए, चलने के लिए करते हैं, लेकिन इंसान 2 टांगों पर चलता है। हो सकता है कि हम भी पहले 4 ही टांगों पे चलते हों और हमने एवोल्यूट करके अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया काम करने के लिए, तो इसलिए हम एवोल्यूट हो गए। लेकिन हमारे जो हाथों की बनावट है वो जानवरों जैसी ही है, राइट। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वर्जेंट पे। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? अब देखिए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई भी उड़ने में ही काम आते हैं और बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो भी उड़ने में ही काम आते हैं। देखने में चाहे वो सिमिलर लगते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली वो सिमिलर नहीं है, राइट। अगर आप विंग्स ऑफ बटरफ्लाई देखेंगे तो एनाटॉमिकली बहुत ही अलग होगा और बर्ड्स के भी बहुत अलग होंगे, मतलब कि काम में सेम है लेकिन एनाटॉमिकली वो सिमिलर नहीं है। तो इन्हें ही एनालॉगस स्ट्रक्चर कहा जाता है। और एनालॉगस का मतलब क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी वो ऐसे इवॉल्व हुए कि उनके फंक्शन सेम हैं, राइट। सेम फंक्शंस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का वो एवोल्यूट होना, उसे ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद जो लाइकेंस हैं, इनको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहा जाता है, मतलब कि ऐसे एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन होता है। तो लाइकेंस क्या है, इसको जानने के लिए अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देखिए जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन क्या है?
तो देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्पीशीज़ एक जियोग्राफिकल एरिया से एवोल्यूट होना स्टार्ट होती हैं, या मैं कहूँ वो खुद को अडेप्ट करना स्टार्ट करती हैं और किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया की तरफ रेडिएट होती हैं। मतलब कि एवोल्यूट होते होते वो किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में भी खुद को अडेप्ट कर सकती हैं। ऐसा जो अडेप्टेशन इसको कह सकते हैं, या ऐसा जो रेडिएशन होता है उसको अडेप्टिव कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए आप एक स्टोरी के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो डार्विन थे वो एक बार गैलापागोस आइलैंड के ऊपर गए। वहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत से स्मॉल ब्लैक बर्ड्स हैं जिनको कि बाद में डार्विन फिंचेस कहा गया। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स हैं इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ सेम ही आइलैंड के ऊपर पाई जा रही हैं, और वो जो वैरायटीज़ हैं वो खुद को एवोल्यूट कर चुकी हैं, मतलब वो इवॉल्व हो गई हैं। कैसे? तो अगर बात करें स्मॉल ब्लैक बर्ड की, तो वो ओरिजिनली क्या खाती हैं? वो सीड्स खाती हैं। उनके फीचर्स क्या थे? सीड ईटिंग उनका फीचर था। लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद को एवॉल्व कर लिया था, जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो जो सीड ईटिंग वाली स्पैरोज़ होती हैं या स्मॉल बर्ड्स होते हैं उनकी वीक कैसी है? मोटी है। लेकिन जब उन्होंने खुद को एवोल्यूट कर लिया तो उनकी वीक बिल्कुल पतली हो गई थी, जिससे कि वो इंसेक्टिवोरस बन गई थी, मतलब कीड़े खाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। तो वो एक ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में पहले थी जहाँ पे सीड्स होते थे, जहाँ पे वो सीड्स खाती थी। लेकिन हो सकता है कि सीड्स की कमी से वो जूझ रही हों और उनको अपना पेट पालने के लिए कीड़े खाने पड़े, तो खुद को उन्होंने अडेप्ट कर लिया। तो इसको ही अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, राइट। अब उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर डार्विन की जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखा जाए, तो जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी जो डार्विन ने दी थी, उसके दो की कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहला था ब्रांचिंग डिसेंड। मतलब क्या है कि देखिए, अब जैसे अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें शार्क, टूना, फ्रॉग, ये सभी क्या है? ये पानी में रहने वाले जीव हैं, राइट। हो सकता है कि इनका कोई एक सिमिलर एंसेस्टर हो, एक सिमिलर इनका एंसेस्टर हो जो यहाँ पे है। अब इसके आगे काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्पीशीज़ आगे की आगे मतलब बनती गई। जैसे शार्क्स बनी, टूना बनी, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये ब्रांचिंग डिसेंड है। मतलब कि एक स्पीशीज़ आई, देन उसमें एवोल्यूशन हुई तो नई स्पीशीज़ बनी। देन हो सकता है कि उसमें भी एवोल्यूशन हुए, नई स्पीशीज़ बनती गई, या कोई और नई स्पीशीज़ बन गई। इस तरह से क्या है, ये ब्रांचिंग डिसेंड जो है ये डार्विन की थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। तो वो हम ऊपर अडेप्टिव रेडिएशन में ही बात कर चुके हैं कि जैसे नेचुरल सिलेक्शन में क्या था कि उन जो चिड़ियों ने अपने खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया था, तो वो नेचुरल सिलेक्शन हुई। मतलब नेचर चाहती थी कि वो खुद को अडेप्ट कर लें, राइट। तो वो नेचुरल था, वो आर्टिफिशियल नहीं था, तो उसको ही नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये दो मेन कीज़ थे। उसके बाद अगर बात करें तो लेमार्क एक नेचुरलिस्ट थे, मतलब जो नेचर के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने डार्विन से भी पहले इस चीज़ की बात की थी, लाइफ फॉर्म्स की बात की थी कि उनमें एवोल्यूशन होता है। और एवोल्यूशन किस बेस पे होता है? या तो यूज़ ऑफ ऑर्गन के बेस पे, कि अगर कोई ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है उस ऑर्गन में कुछ एवोल्यूशन आ जाए। और अगर कोई ऑर्गन यूज़ ही नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वो ऑर्गन नेक्स्ट जनरेशन में दिखे ही ना। तो ये क्या है? एवोल्यूशन हो रहा है। तो इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल ले करके समझाया कि जो पहले के जिराफ्स थे उनका मानना ये था कि पहले के जो जिराफ्स थे उनकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करती थी, नॉर्मल जानवरों जितनी ही थी। लेकिन उन्होंने ये अटेम्प्ट किया, जिराफ्स ने ये अटेम्प्ट किया कि वो पेड़ पे लगे हुए लीव्स जो कि ऊंचे थे, जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते थे, उनको खाने की वो कोशिश करते रहे और उनकी नेक जो थी इस कोशिश के चक्कर में काफ़ी लंबी हो गई और एक टाइम पे वो पेड़ के ऊंचे जो पत्तियां थी वो खाना उन्होंने शुरू कर दी। तो ये मतलब उन्होंने ये एवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल दे करके लोगों को समझाया, लेकिन बाद में इस चीज़ को लोगों ने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज भी ये थ्योरी जो है वो लेमार्क की हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है।
राइट। अब बात कर लेते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की। देखिए, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सॉल्टेशन क्या होती है। तो सॉल्टेशन क्या है कि अगर एवोल्यूशन की बात करें तो डार्विन कहते हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मतलब क्या है कि अगर कोई एक स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे एवोल्यूट होगी कि इसके ऑर्गन्स में पहले एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में गया, दूसरी से तीसरी में गया, तब जाके चौथी अगर मैं बात करूँ तो चौथी में वो फुली एवोल्यूट हो जाएगा कि अगर कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि इस वाली स्पीशीज़ में वो ऑर्गन हो ही ना। तो डार्विन का ये मानना था कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। लेकिन वहीं पे अगर डी वेरीज की बात करें तो वो कहते थे कि ये जो म्यूटेशन है ये स्पेसिफिकेशन की वजह से होती है। मतलब क्या है कि अगर इस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन आई, तो म्यूटेशन क्या है, ये कुछ भी कोई नया चेंज हो सकता है हमारे डीएनए के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर कुछ भी ऐसा चेंज हो सकता है जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो अब डी वेरिस कहते थे कि ये सिंगल स्टेप का प्रोसीजर है कि अगर इस पर्सन में, ये वाले पर्सन में अगर कोई म्यूटेशन आ रही है तो नेक्स्ट वाले पर्सन में हो सकता है कि उसे उसका असर देखने को मिले और वो एवोल्यूट हो जाएगा और एवोल्यूशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसा मानते थे। तो इसी प्रोसेस को साल्टेशन कहा गया है। जो सिंगल स्टेप की म्यूटेशन वाला एवोल्यूशन है उसको साल्टेशन कहा गया है। ये डी वेरिस की थ्योरी में बताया जाता है। अब हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जो एलील और जीनोटाइप होती है, एलील क्या है, जीन्स को ही एलील कहा जाता है जेनेटिक्स की लैंग्वेज में, और जीनोटाइप क्या है, जो कि जेनेटिक कोड्स होते हैं हमारी डीएनए के अंदर, उनको जीनोटाइप कहा जाता है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है पॉपुलेशन के अंदर वो सेम रहती है अगर उसके ऊपर कोई भी एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो, राइट। जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे एलील्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है अगर उनके ऊपर कोई एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो। अब ये एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस क्या है, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, कुछ भी हो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब क्या है। तो देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ये डिस्क्राइब करता है, मतलब इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये एक रैंडम फ्लक्चुएशन होती है। अचानक से किसी पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ जीन्स में वेरिएशन आ गई। अब वो जीन्स का नंबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो भी रैंडम आपके पास रिजल्ट आएगा उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, राइट। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, वो हम पीछे बात कर ही चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि पॉपुलेशन होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो खुद को अडेप्ट कर लेती है, एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर लेती है, राइट। उसके बाद म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए सीक्वेंस से कोई जीन कट भी हो सकता है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऐड भी हो सकता है किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे वो एनवायरनमेंट फैक्टर हो चाहे आर्टिफिशियली हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो म्यूटेशन है। जीन फ्लो क्या है, तो देखिए जब बहुत सारी जीन्स एक जगह होती हैं, जैसे कि अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो लोगों के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो उस पॉपुलेशन को, उस जेनेटिक पॉपुलेशन को, उनके अंदर जो जीन फ्लो का मतलब क्या है कि देखिए जब जीन माइग्रेट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती है। कैसे, अगर कुछ पॉपुलेशन के लोग यहाँ रह रहे थे, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ, ए स्पॉट है, ठीक है, और बी स्पॉट है। अगर कुछ 10% लोग या 100% लोग, कुछ भी मान लीजिए आप, 10 लोग अगर यहाँ रह रहे थे ए स्पॉट पे, ठीक है, तो वो क्या है, एक जीन पूल बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से 5 लोग निकल के बी जगह पर रहने के लिए चले गए, हमेशा के लिए या माइग्रेट कर गए, कुछ भी, तो वो क्या हुआ, जीन फ्लो हो गया कि एक जगह की जो जीन्स थी, एक जेनेटिक एक पॉपुलेशन में से जो जीन्स थी वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर गई हैं, तो उस माइग्रेशन को ही जीन फ्लो कहा जाता है, राइट। अब उसके बाद फाउंडर इफेक्ट, तो फाउंडर इफेक्ट क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन जब होती है, जब वो मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यू पॉपुलेशन आ रही है, जा रही है, तो उस दौरान जो लॉस हो रहा है,
अब जैसे कि हमने बात की थी कि 10 लोग यहाँ पे ए स्पॉट पे रह रहे थे, 5 चले गए, राइट। तो यहाँ से क्या है, कुछ जेनेटिक वेरिएशन हुई, यहाँ पे लॉस हो गया है जेनेटिक वेरिएशन का, ठीक है। मतलब कुछ जीन्स यहाँ से चली गई तो वो उस लॉस को ही फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, राइट। काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो चली जाती है या न्यू पॉपुलेशन में चली जाती है, तो वहाँ जहाँ पे पहले लार्जर पॉपुलेशन थी वहाँ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो उस लॉस को ही फाउंडर इफेक्ट कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। About 15 million years ago, primates called ड्रायोपेथिक्स, लाइक जो एप लाइक थे उनको ड्रायोपेथिक्स कहते थे, और रैमापेथिक्स जो कि मैन लाइक थे, वो दोनों ही एग्जिस्ट करते थे। मतलब कि हो सकता है इनसे पहले भी कोई हमारा एंसेस्टर हो जो कि कॉमन हो। तो जो न्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया। तो मैन लाइक बोन्स के जो फॉसिल्स मिले थे वो कहाँ पे, इथोपिया और तंजानिया में मिले थे। उसके बाद 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रालोपैथिसिन्स प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। तो वो कहाँ पाए जाते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाए जाते थे। और ये एविडेंसेस मिले हैं वहाँ पे कि स्टोन्स वाले वेपन, जो हथियार, वो पत्थरों से बनाया करते थे। और वो क्या खाते थे, वो स्पेशली एसेंशियली फ्रूट ही खाया करते थे, वो मांस जैसी चीज़ कुछ नहीं खाते थे। जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे उनको होमोनिड कहा गया था, और इनको टिपिकली क्या कहा जाता था, होमो हैबिलिस कहा जाता था, राइट। और इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 सीसीज के बीच में इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। और ये लोग भी मीट वगैरह कुछ नहीं खाते थे, ठीक है। उसके बाद अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसीज। तो यहाँ पे ब्रेन एफिशिएंसी आप देख रहे हैं बढ़ रही है। तो होमो इरेक्टस प्रोबेबली क्या खाते थे, मीट खाते थे। तो यहाँ पे मीट का खाना जो है वो इंसान ने शुरू किया, ऐसा कह सकते हैं हम। उसके बाद निएंडरथल मैन जो थे उनका ब्रेन साइज कैसा था, 1400 सीसी का था। और ये नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के आसपास रहा करते थे, और ये हाइड्स का यूज़ करते थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो डेड बॉडीज थी, मतलब कि इनमें से कोई अगर मर जाता था तो उसको ब्यूरिड करते थे, मतलब दफनाया करते थे तब, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि ब्रेन एफिशिएंसी बढ़ रही है तो उनमें समझ आ रही है, वो सारी चीज़ें वैसे करें जैसे कि आज के लोग करते हैं। उसके बाद होमोसेपियंस आए, तो कहाँ से अराइज हुए, तो ये अफ्रीका से अराइज हुए थे। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये फैल गए, और इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया डिस्टिंक्ट रेसिस में। मतलब अलग अलग इनके कल्चर हो गए, अलग अलग जगहों के, इन्होंने मतलब अलग अलग जगहों पे जाके खुद को डेवलप कर लिया। उसके बाद ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, राइट। तो आज से 75,000 ईयर्स अगो पहले होमोसेपियंस का अराइज हुआ, राइट, आइस एज के दौरान। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ आज से 18,000 ईयर्स अगो। मतलब कि जो केव्स पे वो आर्ट किया करते थे तो वो आज से 18,000 साल पहले की बात है। और एग्रीकल्चर कब आया, 10,000 साल पहले आया। और उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह ये सब कुछ स्टार्ट हुए, जिसको कि हम सिविलाइजेशन कहते हैं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो सब कुछ इसके बाद आया है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये मेनली टैट वगैरह और नीट में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मैंने वो लिए हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, चांस एलिमिनेशन ऑफ एलिल्स फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, एडेप्टेशन, स्पेसिएशन या फिर फाउंडर्स इफेक्ट। तो हमने देखा था कि छोटी सी अगर पॉपुलेशन है और उसमें से अचानक से किसी एलिल्स का, मतलब जीन्स का एलिमिनेशन हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे।
उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स एवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन आम सी बात है, एनिमल्स हस्बेंड्री है ना, और प्लांट की जो ब्रीडिंग है वो खुद ही हो रही है, नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, नेचर खुद कर रही है वो सब कुछ। तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। द बोन्स ऑफ फोरलिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज, तो फोरलिम्ब सबके सेम है, वेल के, बैट के, चीता के, मैन के, स्ट्रक्चर में सेम है लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं चीज़, पीछे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की है, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और उसके ऊपर बाद में हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।